आज के मॉडर्न टाइम में 100 में से सिर्फ 2-4 औरतें ही पवित्र हैं, यानी कि वर्जिन है, बाकी सभी के बॉयफ्रेंड्स हैं। जी, ऐसा कहना है प्रेमानंद महाराज जी का। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा। अब इनका ओपिनियन इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? बिकॉज प्रेमानंद जी इस इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट फिगर हैं, जिनको फेमस सेलिब्रिटीज जैसे कि विराट कोहली से वैलिडिटी मिलती है, और इनके पास पोर्शा कायन है। डैम। पर ये इनकी यूएसपी नहीं है। मतलब लग्जरी गाड़ी में घूमना किसी बाबा की यूएसपी कैसे हो सकती है? इनकी यूएसपी है कि ये फालतू बातें नहीं करते, अनलाइक अदर सो कॉल्ड बाबास। राधे राधे गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? दादाजी हैं? दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। और ये धार्मिक बंधन में बंधे हुए शास्त्रों के ज्ञान को फैलाने का काम करते हैं, जिससे ये उन अनकॉन्शियस मास ऑफ पॉपुलेशन को गाइड करने की कोशिश करते हैं जो इन्हें कृष्ण भगवान या शिव भगवान का अवतार मानता है। ये उन गिने चुने बाबाओं में से एक हैं जो अपनी बात तमीज से कहना जानते हैं। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। पर इनके हाल फिलहाल के स्टेटमेंट ने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, हायर बॉडी काउंट और वर्जिनिटी जैसे टॉपिक्स को मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन का पार्ट बनाया है। 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 2019 से 21 के बीच का डेटा कलेक्ट किया गया, जो ये शो करता है कि सेक्सुअली एक्टिव अनमैरिड यूथ जो कि 15 से 29 साल की है, उनमें से 4.2% वुमेन और 23.3% मेन के एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रिपोर्ट किए गए हैं। एवरेज लाइफ टाइम पार्टनर को देखें तो वुमेन के 1.7 है और मेन के 2.1, जो कि किसी स्टेट में ज्यादा और किसी स्टेट में कम भी हो सकता है, बिकॉज ये नेशनल एवरेज है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने से STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। हालांकि जो पार्टनर बदलने के बीच का गैप है, अगर वो 4 से 6 महीना है और सेफ सेक्स प्रैक्टिस किया जाए, तब भी ये रिस्क कम किया जा सकता है, खत्म नहीं। क्योंकि बहुत सी STIs कोई सिम्टम शो नहीं करते हैं। जैसे क्लमीडिया को साइलेंट इन्फेक्शन कहा जाता है। अबाउट 70 to 80% ऑफ वुमेन एंड 50% मैन कोई सिम्टम शो नहीं करते। वैसे ही गोनोरिया का 40% मैन एंड 50% वुमेन में साइलेंट इन्फेक्शन देखा गया है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में 70 से 90% लोग एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। वैसे ही हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में 70% के करीब लोगों ने कोई नोटिसेबल सिम्टम नहीं दिखाया, और इसके बारे में उन्हें सीधा ब्लड टेस्ट से ही पता चला है। ट्राइकोमोनियासिस तो बहुत सारे लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होता है, खास करके औरतों में। सिफिलिस अर्ली सिम्टम शो करता है, बहुत माइल्ड से सोर्स होते हैं अंधियारी कोने में, इसलिए वो इजिली इग्नोर भी हो जाते हैं। HIV सालों तक चुपचाप रह सकता है ह्यूमन की बॉडी में, बिना HIV टेस्ट कराए इसका पता ही नहीं लगाया जा सकता। जलवा है हमारा। अब अगर तुम सोचोगे कि मैं तो फुल प्रोटेक्शन के साथ सेक्स करूंगा यार, तो अच्छी बात है, पर ध्यान रखना इनमें से कुछ इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग हर्पीज, HSV 1 and 2, HPV, सलाइवा यानी कि थूक से भी फैल सकता है। और ये नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है आज के डेट में। अगर हेपेटाइटिस B को भी ऐड कर दिया जाए तो द होली इनक्योरेबल अनट्रीटेबल स्क्वाड बन जाता है इनका। लेकिन देखा जाए तो रिस्क किस में नहीं है। जैसे बहुत से लोग ट्रेडिंग को रिस्की समझते हैं क्योंकि उनके पास सही नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन याद रखो, सही नॉलेज और एक्सपीरियंस तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बना सकता है, और इसमें बिनोमो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस साबित हो सकती है। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ बिगिनर्स के लिए मल्टीपल टूल्स एंड ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं, और यहाँ तुम डेमो अकाउंट पर रिस्क फ्री प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिसमें $10,000 बार रिफिल होता रहता है। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तुम ग्राफ चेक कर सकते हो। वैसे यहाँ 60 से ज्यादा एसेट पेयर्स अवेलेबल है चूज करने के लिए। रिसेंट मूवमेंट को देखकर लगता है कि प्राइस अप होगा, तो मैंने 5 सेकंड के लिए ट्रेड अप प्लेस कर दिया, और ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। मेरे पास करीब $14,000 आ गए। पर ध्यान रखना, ये एक्चुअल पैसा नहीं है। जब तुम्हें इनफ प्रैक्टिस हो जाए, इनफ कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाए, तब तुम रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो अपने मेन अकाउंट से, और रियल पैसे कमा सकते हो। जो भी एक्चुअल प्रॉफिट मिले उसे तुम कभी भी विड्रॉ कर सकते हो 24/7। यहाँ तक कि तुम इसे अपने फ्रेंड्स को रिफर भी कर सकते हो और $20 तक कमा सकते हो, और तुम्हारे फ्रेंड को $10 मिलेगा प्रोफाइल फिल करने के लिए। तो इस्तेमाल करो मेरा कोड TPH और अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 2 गुना बोनस पाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और अपने फाइनेंस के बॉस बन जाओ। अब बढ़ते हैं आगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपने 4th राउंड सर्वे वाले में पाया कि HIV का प्रिवलेंस 0.27% है वुमेन में, जो 15 से 49 साल की एज ब्रैकेट में आती, जिनके लाइफ टाइम में सिर्फ एक सेक्सुअल पार्टनर रहा हो, जबकि ये 2.85% हो जाता है अगर पार्टनर 5 या उससे ज्यादा होते हैं। सिमिलरली मेन के केस में 0.25% है एक पार्टनर के साथ, और अगर पार्टनर 5 या उससे ज्यादा हो तो 1.6% हो जाता है ये नंबर। क्योंकि विमेन के पास एक लार्ज म्यूकोजल सरफेस एरिया होता है उनके जेनिटल ट्रैक्ट में, That's quite big.
जहां बॉडीली फ्लूइड्स जैसे कि म्यूकस इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ज्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। खासकर इंटरकोर्स के दौरान जो वजाइनल ट्रैक्ट है उसमें माइक्रो लीजन्स क्रिएट होते हैं, यानी कि टिश्यू लेवल पर डैमेज होता है, जो कि पैथोजेंस के लिए ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना आसान बना देता है, जो कि NFHS5 के सेल्फ रिपोर्टेड STI और सिम्टम्स इन लास्ट 12 मंथ में भी देखने को मिलता है, जहां लगभग 9% मेन अफेक्टेड हैं, वहीं लगभग 12% वुमेन अफेक्टेड हैं, जिनमें से मैक्सिमम हाउसवाइफ्स होती हैं, क्योंकि घर की बीवी से कोइटस इंटरप्टस या प्रोटेक्शन का जो राइट है वो मैरिज छीन लेता है। इसलिए जो उनके हस्बैंड है वो पेड सेक्स या अपने अफेयर्स के जरिए ये सारी इन्फेक्शंस को अपने सीमन में कॉन्सेंट्रेट करके अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं, जिससे ये भी समझ आता है कि मैन तो चलो कैरी कर ही रहा है कोई इन्फेक्शन, वुमेन के किसी भी इन्फेक्शन को कैरी करने के चांसेस और ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो वजाइनल रीजन है वो मॉइस्ट और वार्म होता है, इसलिए वो बेस्ट कंडीशन देता है किसी भी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस को ग्रो करने के लिए। इसलिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हुई औरत के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किसी भी STI के एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बनने के, वो भी बिना कोई सिम्टम दिखाए। अब वहीं अगर हम एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव लेके चले तो पर्सनल मैरिटल रिलेशनशिप में किसी भी पार्टनर के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने से उसके मैरिज के डिसॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 2025 की मल्टी कंट्री स्टडी में पाया गया कि जो विलिंगनेस है किसी भी इंसान का किसी दूसरे इंसान को डेट करने का, वो कम हो जाता है जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ पास्ट पार्टनर्स हैं वो बढ़ते हैं। कुछ लोग कैजुअल सेक्स को एंजॉय करते हैं, उन्हें वो एक्सरसाइज के जैसे लगता है, उन्हें वो लिबरेटिंग लगता है, क्योंकि यहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है या फिर कोई ट्रेडिशनल रोमांटिक रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं है। जबकि कुछ लोग को रिग्रेट होता है क्योंकि उन्हें वो इमोरल लगता है, उनके सेल्फ बिलीव्स के अगेंस्ट हो जाता है। 438 फर्स्ट ईयर कॉलेज वुमेन्स पर किया गया एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में पता चला कि सेक्सुअल हुकअप बिहेवियर का पॉजिटिव कोरिलेशन है डिप्रेशन, सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन और STI से। पर ऐसा क्यों है, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिला। एक मल्टी साइट स्टडी ने पाया कि लगभग 77% कॉलेज स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस झेला है, चाहे वो लोनलीनेस हो, एम्बेरसमेंट हो, STI हो या फिर सामाजिक मतभेद हो, इस हुकअप कल्चर की वजह से बीते 3 महीनों में। देखो, सेक्सुअल इंटीमेसी एक तरीका होता है डीप रोमांटिक रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने का, वो प्यार महसूस करने का। अगर इसे गेमीफाई कर दिया जाए या बिना किसी इमोशंस के उसे एक ट्रांजैक्शनल इवेंट बना दिया जाए तो इसका सारा चार्म खत्म हो जाता है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह का सेक्स आपके अंदर एक खालीपन भर देता है जब आप बिना किसी इमोशन के किसी के साथ एंगेज होते हो। पर इंडियन सोसाइटी में इस तरीके के एक्ट को लेकर एक स्टिग्मा है। अगर लोगों को पता है कि आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रहे हैं तो आपको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। अगर आदमी हो तो वाह वाह और औरत है तो चीची। तुम कितनी लड़कियों के साथ सोए हो? जवाब मिलता है प्रोस्टिट्यूट छोड़कर 308, सब मिलाकर 350 लगा लो। इस सीन पर सिनेमा हॉल में खूब तालियां बजी, इसके क्लिप सोशल मीडिया पर खूब चले, आज भी चलते हैं। लेकिन लोगों ने सवाल भी पूछा, यही डायलॉग अगर किसी फिल्म में हीरोइन को मिलता तो क्या उस पर भी तालियां बजती? क्या किसी महिला की बायोपिक बनाते हुए उसमें यह डायलॉग डाला जा सकता है? आप कहेंगे कि कोई लायक समझदार महिला ऐसा करेगी ही क्यों? सैकड़ों पुरुषों के साथ सोने वाली महिला हमारी पोस्टर गर्ल तो नहीं हो सकती, वो हीरो नहीं हो सकती, उस पर बायोपिक नहीं बन सकती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्री में ये चीज उतनी प्रिवेलेंट है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में हो सकता है, क्योंकि NFHS5 की फाइंडिंग ये भी बताती है कि करीब 88 से 90% औरतें जिनकी एज 15 से 24 साल की है वो अनमैरिड हैं, उन्होंने कभी सेक्स ही नहीं किया, जबकि 70 से 75% में तो जो लाइक्लीहुड है कि 15 से 24 साल की उम्र में पुरुष और औरत में से कौन वर्जिन है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि एक औरत ही होगी। पर इस पॉसिबिलिटी को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। आज तक ऐसा कोई मेडिकल और साइंटिफिक टेस्ट नहीं डिस्कवर किया गया है जो ये बता सके कि एक औरत वर्जिन है या नहीं है। पता नहीं बात कितनों को पता है, पर ये 12th की NCERT में पढ़ाया जाता है। जनरली जिसे लोग औरतों की वर्जिनिटी से एसोसिएट करते हैं वो है हाइमन, एक थिन मेम्ब्रेन जो इतना सेंसिटिव होता है कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज से रप्चर हो जाए। कुछ का हाइमन काफी स्ट्रेचेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो वो इंटैक्ट रहता है, तो कुछ का नहीं होता है। कुछ के हाइमन रप्चर होने से सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, तो कुछ को पता भी नहीं चलता कब हो गया। तो कुल मिलाकर जब तक एक औरत खुद से ना बताए कि उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं तब तक इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। कुछ को लगता है ये ब्रेक होता है, टूटता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह। सुना भी होगा इस तरह की जो बातें लोग करते हैं। सील हम तोड़ेंगे। ओके, सील आप तोड़िए, बेस्ट ऑफ लक। पर एक्चुअल में ये स्ट्रेच होता है, रप्चर होता है लाइक एनी ब्लड वेसल। और किसी किसी के लिए तो ये पतला सा मेम्ब्रेन उनकी आन बान शान से ज्यादा मोटा हो जाता है, इसलिए हाइमनोप्लास्टी या हाइमन रिपेयर सर्जरी जैसी चीजें करवाते हैं वो, ताकि ये सेंसिटिव मेम्ब्रेन उनके रिश्ते को मजबूत बनाए। वैसे ही बाबा जी ने अपने लिव इन रिलेशनशिप पर भी कुछ ओपिनियंस थ्रो किए। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है?
देखो, जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न सोसाइटीज में 1960s एंड 70s में कॉमन होना स्टार्ट हुआ था सेक्सुअल रेवोल्यूशन के दौरान, जब लोगों ने ट्रेडिशनल मैरिज, जेंडर रोल और पर्सनल लाइफ पर रिलीजन की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। जैसे जैसे रिलीजन का इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर कम हुआ, वैसे वैसे ही शादी से पहले एक साथ रहने वाला कॉन्सेप्ट पर जो स्टिग्मा था वो भी बेअसर होने लग गया। औरतों में एजुकेशन, जॉब, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आने लगी, वो इंडिपेंडेंट होने लगी और वो खुद के मन से आदमी चुनने लगी बिना किसी शादी वादी के प्रेशर के। अब क्योंकि मैरिज एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला कमिटमेंट है, तो क्यों न उस कमिटमेंट में कूदने से पहले बेटर कंपैटिबिलिटी के लिए साथ में रहकर देखा जाए। कुछ को मैरिज खुद में ही एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट लगने लग गया, जहां उन्हें वो रिजिड, एक्सपेंसिव और अननेसेसरी लगा, सो दे ऑप्टेड फॉर कोहेबिशन इंस्टेड। और इन सब के पीछे जो फैक्टर था वो था अर्बनाइजेशन, जहां लोग काम के सिलसिले में परिवारों से दूर रहने लग गए और तभी लिव इन एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन गया, क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बिना शादी के खर्चे के पूरे शादी वाले मजे हैं, और कपल आपस में अपने रेंट, बिल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब शेयर करते हैं बिना किसी फॉर्मल मैरिज के। पर क्या हमारी सोसाइटी इतनी इंडिपेंडेंट है? नहीं। प्यू रिसर्च सेंटर 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 66% इंडियंस ने लिव इन रिलेशनशिप को अनएक्सेप्टेबल बताया है, और जिन्होंने एक्सेप्टेबल बोला भी है वो मेट्रो सिटीज से थे और यंगर इंडियंस थे, 18 से 29 वाले। और NFHS 5 की डेटा से ये तो पता चल ही जाता है कि अर्बन यूथ में हायर प्रीमैरिटल पार्टनरशिप्स रिपोर्ट किए गए हैं, मतलब कोहेबिशन तो कॉमन ही होगा फिर उनके लिए। इसके अलावा जो इंडियन लॉज हैं वो भी इसे लगभग एक्सेप्टेबल मानते हैं। तो एक तो अगर लिव इन रिलेशनशिप का क्या लीगल स्टेटस हुआ, तो अगर आपको साथ में रहते हुए 7 साल या उससे ज्यादा हो गए and the society is also seeing you as a husband, similar to that of parallel structure of that of a husband and wife, तो both of you get the same roles and responsibilities of husband and wife. अच्छा, तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में जो आपका बच्चा हो रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है, the बच्चा, it's not a bad word, it's treated as a normal word, they are treated as a bastard. पर लीगल बोलता है कि अगर 7 साल से ज्यादा हो गया और फिर उसका बच्चा हो रहा है, तो उसको प्रॉपर्टी के राइट्स मिलेंगे and that बच्चा will have your surname, will not be treated as a... लेकिन इंडियन सोसाइटी एज अ होल इस कॉन्सेप्ट के स्टेज 1 को ही क्लियर नहीं कर पाती है, जहां रिलीजन का सोसाइटी और लोगों की लाइफ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत पवित्र व्यवहार माना गया। ब्याह हुआ, पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते, तब वो गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही विचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। जब इस तरीके के टॉपिक्स पर बातें होती हैं तो लोग अक्सर इसे ऐसे जनरलाइज करते हैं जैसे हर दूसरे घर में हो रहा है, और ये भूल जाते हैं कि इंडियन सोसाइटी आज भी हाईली कंजर्वेटिव है, खासकर औरतों को लेकर। देयर इज नो वे कि आप किसी टियर 2, टियर 3 सिटी में रहने वाली औरत को किसी इंडिपेंडेंट मेट्रो सिटी में रहने वाली औरत से कंपेयर कर सको। दोनों की लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस के मायने बहुत अलग अलग हैं। पर ये बात उन चमन चुतिए बाबा लोग को कैसे समझ आएगी जो ऐसी बातें करते हैं? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? मेरा मानना है कि अगर तुम किसी इंसान के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में हो और तुम शादी का बड़ा फैसला लेने से पहले कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए लिव इन में रहना चाहते हो, देन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत? वाओ, मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन, क्या बात है। अबे आदमी गाड़ी थोड़ी जो हर किसी पे चढ़ के देखोगे तुम। अगर तुम्हारी सोच इन्हीं की जैसी है, तुम्हें हर दूसरे इंसान के साथ गहरा प्यार हो जाता है और तुम्हारा हर उस इंसान के साथ लिव इन में रहने का मन करता है, देन आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, आपको किराया बचाना है। अब यहाँ पास कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है मेरे पास, पर अगर ये चीजें फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, देन उस इंसान का कोई और एजेंडा है, उसको कमिटमेंट कंपैटिबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो जग जाहिर है कि अगर कोई इंसान मल्टीपल फेल्ड रिलेशनशिप्स में रह चुका है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन कि वो इतने सारे रिलेशनशिप्स में एक भी सस्टेन क्यों नहीं कर पाया ढंग से। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। वैसे ही आज के कलयुग में चूतिया आदमी अपनी चूतिया आइडियोलॉजी को परम सत्य मानता है और सोचता है कि कोई से चूतिया ना बोले। कपड़ों से इंसान का कैरेक्टर जज करने वाले इस चूतिया को ये नहीं पता क्या कि पहले के दौर में औरतें अपना कितना तन ढका करती थी। मंदिरों में जो ये फिगरेंस बनी उनमें से कितनी ही औरतों ने फुल ब्लोन साड़ी पहन रखा है अपना एक एक तन ढकने के लिए। आप साफ साफ बोलो ना कि औरत की कमर, चेस्ट, पीठ, पैर देख के आपकी मर्यादा डोल जाती है। क्यों फालतू में कपड़ों को दोष देना? आपके सामने अगर कोई लाचार औरत पूरी नग्न पड़ी होगी तो आपके दिमाग में तो ऐसे ख्याल नहीं आएंगे? नहीं आएंगे ना, पक्का। हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने,
कैसे आचरण कर रहे हैं। ताड़ने वाले तो फिर भी ताड़ेंगे, चाहे औरत ने सलवार सूट पहन रखा हो या बुर्का पहन रखा हो। किसी की घटिया सोच को 4-5 कपड़े थोड़ी रोक लेंगे। ये सब जो आपकी ज्ञान की बात है, ये सब इनको समझाओ ना। हर बार औरत ही क्यों देवी बने, एक आध बार आप लोग भी देवता बन के देख लो, क्या पता समाज से कुछ राक्षस कम हो जाए। और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वाह, क्या बात है। 2025 में कोई आदमी चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहा है, बहुत बढ़िया। हमारा समाज तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक हमारे समाज में ऐसे चूतिया लोगों को इज्जत मिलती रहेगी। ये हजारों लाखों लोगों के सामने बैठकर एक क्राइम को प्रमोट कर रहा है और इसे अपनी पिछड़ी सोच पे इतना गर्व है कि वो ये आंक भी नहीं पा रहा कि जो वो बोल रहा है वो एक क्राइम है। वैसे भी तुम इस आदमी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस स्टेज पर बैठ के ये अपने पवित्र देवी देवताओं की कथा सुनाता है, वहाँ इसकी भाषा शैली कुछ ऐसी है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप सोसाइटी में हो रहे क्राइम्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो, लेकिन इस तरीके के केसेस को हाईलाइट तब किया जाता है जब औरतों को दोषी ठहराना हो, जैसे ये बाबा भी कर रहा है। लेकिन जो हर साल करीब 7,000 औरतें डाउरी डेथ्स की वजह से मर रही हैं, उसको लेकर इनकी कोई बयानबाजी नहीं होती। जो आए दिन ब्रूटल रेप्स हो जा रहे हैं, उस पर इनका कोई ओपिनियन नहीं है। उसको तो इन लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कल का दाल चावल। लेकिन अगर तुम्हें कोई रेप केस हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब समझो कि कुछ तो क्रेजी हो गया, कुछ तो ब्रूटैलिटी की हद पार हो गई है। क्योंकि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से जो हर दिन 86 औरतों का रेप हो रहा है, वो तो कॉमन है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो दिल्ली की AQI को मिल जाएगी। वैसे ही हर साल ओवरऑल 200 से 300 पुरुषों की जो शादी के बाद मौत हो रही है, वो इग्नोर करने वाला डेटा नहीं है रेप केसेस की तरह। ऐसे कोई भी क्राइम्स अगर सोसाइटी में हो रहे हैं, चाहे वो औरत के लिए हो रहे हो, आदमी के लिए हो रहे हो, उसे ढंग से कंडेम करो, उसके लिए आवाज उठाओ, प्रॉपर सेंसिटिविटी दिखाओ। पर साले तेरी सेंसिटिविटी में बायसनेस क्यों दिखती है मेरे को? इस सोसाइटी में आदमी और औरत एक साथ रहते हैं, पता है? नहीं पता। अब ये बाबा कितना भी चूतिया हो, अगर इसकी बातें मानकर एक भी फैमिली ने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने से मना कर दिया, तो उसकी वजह से जो जनरेशनल इम्पैक्ट आएगा उस फैमिली के ऊपर, उसको ये बाबा कभी भरपाई नहीं कर सकता। और करेंगे भी तब जब इन्हें रियलाइज होगा कि ये बोलते क्या है। ये बाबा लोग तो इतने आंखों के सामने बैठकर औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने में हिचकिचाते भी नहीं है। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लान अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगल सूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजस्ती हो चुकी है। तो भगवान नहीं जाने कि उनके भक्तों के लिए कितना इजी पीजी होगा ये सब करना। ये सभी नॉनसेंस देख के मेरे को ये तो समझ आ गया कि भाई लोगों में दिमाग ही नहीं है। भाई लोगों में झाड़ बराबर दिमाग नहीं है। अगर उन्हें सोचने को बोलोगे तो किसी न किसी एक्सट्रीम को पकड़ के बैठ जाएंगे। ऐसे लोगों से आप एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड, कितनी पजल्ड हो सकती है कि तुम्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेकर एक बाबा के पास जाना पड़े। तुमसे तुम्हारी लाइफ नहीं संभल रही, तो अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ को संभालने का तरीका कोई दूसरा बताए, या फिर तुम्हें एक यस मैन चाहिए जो तुम्हारे भ्रम पाले, जो तुम्हें बोले कि सब ठीक हो जाएगा बेटा, भगवान के भरोसे बैठे रहो, सब ठीक हो जाएगा। अबे एक्ट ऑन इट यार। किसी के बोलने तुम्हारे मानने से नहीं होता है, करने से होता है। ऐसा कोई ज्ञान अमृत नहीं है संसार में जो किसी ने नहीं मूता है, जो ये बाबा लोग मूत देंगे। पर मुझे अच्छे से पता है कि मेरी ये बातें उन तक नहीं पहुंचने वाली जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी लोग स्लेव्स हैं। इन्हें बस बता दो कि करना क्या है, वो करेंगे। ये खुद से कोई रास्ता तलाश नहीं कर सकते। इनसे खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इनको चाहिए कोई जो इनको बताए क्या करना है, और ये करेंगे। भाई संसार में मेजॉरिटी लोग स्लेव्स की तरह ही पैदा हुए हैं और स्लेव्स की तरह ही मरेंगे, और जो बचे हुए लोग हैं ना, वो इनको स्लेव बनाते हैं। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद लगभग 2 मिनट की एक वीडियो क्लिप चलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी कोई अपना ओपिनियन उस पर्टिकुलर क्लिप पर कमेंट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि तो क्या ही हो गया, बॉडी काउंट से क्या फर्क पड़ता है, वर्जिनिटी नहीं है तो क्या ही फर्क पड़ता है। मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि जब ब्रेकअप होता है लड़के लड़की के बीच में, मान लीजिए प्रेम प्रसंग है 5 साल 6 साल, चलिए 2-3 साल, और अब वो छोड़ के जा रहे हैं एक दूसरे को, या मान लीजिए विवाह हुआ है और उसके बाद जो है तलाक वलाक डिवोर्स की बारी आती है, तो फिर वो जो कैलकुलेशन शुरू होते हैं ना, बिकॉज आई हैव सीन दिस, मैंने सुना है लोगों से, और मैंने खुद भी जाकर के देखा है कि जजेस और मीडिएटर्स ऐसा बोलते हैं कि आपने लड़की खराब कर दी, आपने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, ठीक है। और लड़की बोलती है मुझे इस लड़के ने यूज किया, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज ही रेप्ड मी, ठीक है। तो अब जो कॉम्पनसेशन है ना, वो दिया जाए हमको, ठीक है। तो वहां लड़की एलिमनी मांग रही होती है, यहाँ कॉम्पनसेशन मांग रही होती है। किस चीज का यूज कैसे किया आपको, जिंदगी कैसे खराब हो गई आपकी, मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या खराब हो गया आपका? फिर जाइए आप अपने रास्ते, जाइए, ये अपने रास्ते। दिल तो इस लड़के का भी टूटा है, तलाक में उसको भी उतना ही दुख है जितना आपको है। तो आप कहती हैं इनको तो कोई भी मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, अगर मतलब वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट नहीं तो क्यों नहीं मिलेगा? मिल जाएगा भाई, इतनी क्या तकलीफ की बात है। देखिए दिल में तो आप भी जानती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है कि वैल्यू कैसे कम होती जाती है, और उसमें पूरा जो है बायोलॉजी जिम्मेदार है। कभी पढ़िएगा बैठकर बायोलॉजी की किताब अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा।
सब लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक्सुअल जो है पायस होना, प्योर होना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी चीज का आप बाद में जो है हिसाब किताब लगाने लगते हैं कि अच्छा इतने दिन इनके साथ रहे तो फिर अब जो है मेरा बहुत नुकसान हो गया, इसने तो मुझे यूज कर लिया, इस तरह की बातें। तो दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते, ये दोगलाई ठीक नहीं है। या तो आप बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे 1 रुपए की जरूरत नहीं, मैं छोड़ के जा रही हूँ उसको, अब मैं दूसरे को पकड़ूंगी जाके। नहीं, फिर आप एकदम सती सावित्री बन जाती हैं, फिर आप जो है कुछ नई नई चीजें बोलने लग जाती हैं, भारतीय संस्कार एंड ऑल दैट। तो दोनों जगह मत चलिए, एक जगह चलिए। और ऐसी वाली परिस्थितियों में से बाबाओं की जरूरत है जो आकर प्रश्न उठा सके कि भाई ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको इंपॉर्टेंट रखिए, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसी को इंपॉर्टेंट रखिए। फिर ऐसे नहीं होता, फिर कह दिया बाबा ने तो क्या ही हो गया, आपको क्या ही फर्क पड़ता है इस चीज से, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ना चाहिए फर्क, और पता नहीं क्यों आपको फर्क पड़ रहा है।